हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। अभी तक हम फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़े थे, जिसमें काइनेमेटिक्स पढ़ा, मोशन इन 1D एंड 2D। देन हमने देखा कि ये मोशन किस वजह से होता है, हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा इन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में। अब हम इन दोनों के इफेक्ट पे आते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और मोशन, इन दोनों से मिला के हम क्या क्या चीजें और देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा इसी पर रहेगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये तीन टर्म्स हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इनको इंटररिलेट करके बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है वर्क की। तो वर्क क्या है भाई? जनरली अगर हम बात करें तो वर्क कहते हैं किसी एक्टिविटी को जो मस्कुलर या मेंटल तरीके से की गई हो, उसे बोला जाएगा वर्क जनरली। लेकिन फिजिक्स में वर्क को डिफाइन किया गया है थोड़ा सा अलग तरीके से। वर्क को क्या बोला गया है? वर्क इज यूज्ड in a specific sense which involves the displacement of a particle under the action of a force. वर्क मिलेगा दो चीजों से, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स जिसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो चीजें मिला के हम वर्क बनाने वाले हैं। तो अगर वर्क की डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो इफ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय एस, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया यहाँ पे एस वेक्टर। तो द स्केलर प्रोडक्ट, रिमेंबर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोला था, वेक्टर्स में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट is defined as work. ठीक है बात। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो वर्क को लिखा जा सकता है एफ डॉट एस से। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंशन करते थे, एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ये बात हम जानते हैं। तो वर्क डन आप लिखेंगे एफ डॉट एस से, विच इज एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है बात? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इफ एफ इज नॉट कांस्टेंट, एफ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तब हम फोर्स को लिखेंगे या वर्क डन को लिखा जाएगा इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ये कहां से आया कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, ठीक है, और फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में से, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स तो लगातार वेरी कर रहा है, मतलब इस पोजीशन पे फोर्स कोई और है, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और है। तो जब फोर्स लगातार वेरी कर रहा है तो सीधा एफ इंटू एस करना तो अच्छी बात नहीं होगी, सही नहीं आएगा आंसर। तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखा, ये डीएस, हमने पता है डी जब यूज करते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन निकाला डी डब्ल्यू। तो उस डी डब्ल्यू को मैं क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू विल बी एफ डॉट डी एस, ऐसा होगा वो। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कि ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स पे मुझे वर्क डन मिल जाए, तो मैं इन सारी डी डब्ल्यूज को ऐड करूंगा। ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो यहां से मुझे मिला वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। क्लियर है बात? तो जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे विद इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। यहाँ भी हमें एंगल देखना है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ भी हमें यूज करना है। क्लियर है बात? तो वर्क के बारे में अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है, अबाउट वर्क हम बात कर रहे हैं सारी। तो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, और ये तो हम बात यहां से भी समझ सकते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से मिला था।
तो डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है ना। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलने वाली पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी? तो ये मिला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है mL_t-2, डिस्प्लेसमेंट की होती है L। नेट डायमेंशन क्या हो गई? mL/t-2। बात ध्यान रखेंगे ये। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तीसरी बात, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। ठीक है, और इसी को बोला जाता है जूल भी। क्या बोला जाता है? जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क पे काम किया था, तो वहीं से उनके नाम पे ये उनको यूनिट दी गई वर्क की, जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। इसके अगर सीजीएस यूनिट देखो तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस में न्यूटन को क्या लिखते थे? डाइन, रिमेंबर? कितना होता था? 10⁵ डाइन। या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं सीधा, डाइन, ये हो जाएगा। और ये क्या होता था? सेंटीमीटर। रिमेंबर, सीजीएस यूनिट में डाइन और सेंटीमीटर, जिसे बोला जाता है अर्ग, ERG। तो ये भी एक यूनिट है, कहीं अगर अर्ग लिखा हुआ आता है तो आप समझेंगे कि ये वर्क की यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन क्या है, जूल और अर्ग का? तो जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर 1 न्यूटन मीटर पे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ऐसा है, तो मैं न्यूटन की जगह लिखता हूँ 10⁵डाइन, ये तो हमें पता है पहले से, इंटू मीटर 10⁻²सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से क्या बना? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज डाइन सेंटीमीटर? अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दिस इज अनदर रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स। क्लियर है बात? अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज कर सकते हैं, या जो न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होती है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो यूनिट होती है इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 हटा दीजिए, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है 1, इसको लिखा जाता है ईवी से भी, ऐसा। तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये भी इसकी एक यूनिट है। तो खैर ये अभी तो बहुत काम नहीं आने वाली, लेकिन जैसे आप 12th में जाएंगे, वहां पे जब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तब ये सारी यूनिट्स काम आने वाली हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क के लिए आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्क की यूनिट है, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, है ना, वहीं से ये आता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है बात? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा? तो वर्क के लिए आपने लिखा था F.S या FS cos थीटा। अब सोचो, cos थीटा अगर पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव, cos थीटा अगर नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव, cos थीटा अगर जीरो तो वर्क जीरो। अब cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब एंगल होता है इसका 0 से 90 के बीच में। तो जब थीटा 0 से 90 तक है तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो, सॉरी, जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा जीरो, cos 90 इज जीरो। और जब थीटा 90 से बढ़ के 180 तक है तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। तो इतना कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा ये बोल देते हैं भैया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये एंगल थीटा, अगर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि उसकी वजह से वर्क पॉजिटिव है। ठीक है,
अगर वर्क नेगेटिव देखना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रहा है तो ये वर्क कैसा होगा, ये वर्क नेगेटिव होगा। और अगर जीरो वर्क देखना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो ये वर्क हो जाएगा जीरो वर्क। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोलेंगे कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव वर्क है, थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव वर्क है, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो जीरो वर्क है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने बताता हूं मैं। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, द वर्क डन बाय द अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। भाई अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे ऊपर उठाना है, तो मुझे इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर उठेगा। अब अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा ऊपर की तरफ। अब सोचो मैं लिखूं अगर कि वर्क डन बाय एफ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में जब होते हैं तो वर्क पॉजिटिव होता है। एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो वर्क पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर सोचो जब ये ऊपर उठाया गया तो क्या इस पे नीचे एक mg फोर्स भी लग रहा है? यस, इस पे नीचे एक mg भी लग रहा है। तो वर्क डन बाय mg अगर मैं देखूं, क्योंकि वो भी एक फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोला जाता है, या mg लिख लेता हूं यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो mg है वो फोर्स है वो नीचे की तरफ, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ इज पॉजिटिव। तो एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही डिस्प्लेसमेंट पे अगर अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उनका वर्क डन भी कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिधर फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट, उसके हिसाब से आप बात करेंगे कि वो वर्क डन पॉजिटिव है या वो वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं यहाँ पे विद अ फोर्स एफ, ठीक है, और ये जो है रफ सरफेस है, रफ सरफेस की वजह से पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, क्योंकि आप इसे पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो इस तरफ इस पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, पीछे इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। हमने पढ़ा है अभी तक, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता हुआ पीछे की तरफ लगेगा। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल लेस देन 90 है। जबकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वो कैसा है, वो है नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो उस पर फोर्सेस लग रहे हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि वो हर अलग इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसा हम इसमें आराम से देख सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसका एक एग्जांपल और लें, तो हमने कल या लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऐसे टू ब्लॉक सिस्टम की, है ना। हमने बोला था कि अगर इसको आप एफ से खींच रहे हैं और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन सफिशिएंट है, दिस एफ इज लेस देन एफ मैक्स, तो हमने बोला था कि दोनों साथ में चलेंगे, है ना, ये बात हमने कल करी थी। और दोनों जब साथ में चल रहे हैं तो हमें पता है कि ऊपर वाले को कौन चला रहा है, ऊपर वाले को चला रहा है फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जो नीचे वाले को रोक रहा है वो। ये बात हमने करी थी कल। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, और नीचे वाला ब्लॉक क्योंकि आगे स्लाइड करना चाहता है तो ऊपर वाला इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से ऊपर वाले पे आगे फ्रिक्शन लगेगा, इस वजह से दोनों साथ में चलेंगे। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका इस तरफ और इसका भी इसी तरफ, क्योंकि दोनों साथ में चले। अब फ्रिक्शन एक के लिए तो नेगेटिव वर्क दे रहा है लेकिन दूसरे के लिए पॉजिटिव वर्क दे रहा है, कि अगर आप यहाँ इसके लिए बात करो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, जबकि अगर यहाँ बात की जाए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव हो। ये एक स्टेटमेंट कहीं पूछ ले जाता है कि क्या फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है बात?
तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। पर आप जैसे यहां देखें तो इसके चलने की वजह ही फ्रिक्शन है। ऊपर वाला आगे बढ़ पाया क्योंकि वहां फ्रिक्शन था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो वहीं रह जाता, नीचे वाला ब्लॉक नीचे से स्लाइड कर जाता। वो आगे बढ़ा क्योंकि उसको फ्रिक्शन आगे लेके चला। तो यस, फ्रिक्शन का वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, तो नेट वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो नेट वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, हर एक का वर्क डन, जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उन सबकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो। अच्छा, इसका अगर देखूं तो F1 ds लिखूंगा। दूसरे को अगर देखूं तो जो दूसरा फोर्स है F2 ds ये लिखूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा सबके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है। अब अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये F1 F2 F3 इन सबको मिला के उसके बाद अगर डॉट ds कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ds कॉमन ले लिया आपने, ऐसा आप मान सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस F1 प्लस F2 प्लस F3, ये क्या है? क्या इसी को हमने बोला था नेट फोर्स? यस, तो नेट फोर्स ये हो गया डॉट ds। तो बात ये है कि आप अगर टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं सारे फोर्सेस का, तो या तो आप इंडिविजुअल वर्क डन निकाल के ऐड करो जैसा कि ये बता रखा है, या फिर आप नेट फोर्स निकाल के उसके साथ डॉट ds कर दो, तब भी आपको वर्क डन टोटल मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें नेट वर्क डन निकालना है तो आप नेट फोर्स निकाल के डॉट ds करेंगे और उससे आपको टोटल वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा। अब इससे दो तीन चीजें और समझ में आती हैं। वो ये कि अगर एफ नेट किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है, तो इसका मतलब उस पर नेट वर्क डन भी 0 है। उस पे नेट वर्क डन भी 0 है। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि एफ नेट अगर 0 कर दिया आपने तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। पक्की बात। पर क्या इसका मतलब ये है कि उस पे इंडिविजुअल वर्क डन भी नहीं हो रहे, इंडिविजुअल फोर्सेस पे वर्क डन नहीं कर रहे? क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल फोर्सेस इस पे वर्क डन कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव होगा, कुछ फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव होगा। सब मिला के जब आप नेट वर्क डन देखेंगे तो वो आएगा 0। तो नेट वर्क डन इज 0, इट डजंट मीन कि इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन भी यहाँ पे 0 है, नहीं। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होके यहाँ पे नेट वर्क डन 0 हो सकता है, उसमें कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है बात। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इफ वी लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू अ हाइट h, एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये यहाँ पे था, इसको आपने h हाइट तक लिफ्ट किया, यहां तक आपने इसको लिफ्ट किया। ठीक है, अब इस पे देखो अगर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इस पे फोर्स आपने ऊपर की तरफ एक लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे आपने इसको लिफ्ट किया। नीचे इस पे लग रहा है mg। अगर मैं टोटल वर्क डन यहाँ देखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F कितना है, F इट डॉट H, ये होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos थीटा थीटा 0 है, वो होता है 1। तो F डॉट H या FH अपने पास आ गया सीधा सीधा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखो तो वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस mgh। क्यों ऐसा? क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा है, h ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है इसका, जबकि फोर्स नीचे की तरफ है, आएगा नेगेटिव वर्क डन। तो अगर टोटल वर्क डन देखा जाए इस पे, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा भैया? टोटल वर्क डन विल बी FH minus mgh, W1 plus W2, this will be the total work done। और अगर ऐसा बोला गया कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, F भाई नेट फोर्स 0 होना मतलब क्या? नेट फोर्स 0 होना मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपसे बोला गया कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट वर्क डन भी 0 होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट में नेट वर्क डन भी 0 होना चाहिए। तो अगर बोला गया कि ये इफ दिस ऑब्जेक्ट
is in dynamic equilibrium, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब नेट वर्क डन भी जीरो होना चाहिए। यहां से आपको समझ में आता है कि ये तभी पॉसिबल है जब F इक्वल टू mg हो जाएगा, और F इक्वल टू अगर mg हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस कर रही है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो या नेट एक्सेलरेशन जीरो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है उस पर। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाला ऑब्जेक्ट। तो ये आप ऑब्जेक्ट जो ऊपर लेके गए तो उसको बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उस टाइम पे इस पे नेट वर्क डन जीरो होगा। अच्छा, इसका और एग्जांपल अगर देखो तो वही एग्जांपल अपन लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रफ सरफेस पे चल रहा है, उसको आप खींच रहे हो अगर रफ सरफेस पे, तो पीछे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ये सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे नेट वर्क डन देखा जाए तो नेट वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, बेस का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? जल्दी से बोलो। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो कितना होता है? जीरो, क्योंकि cos 90 इज जीरो। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका वर्क डन कितना है? जीरो। तो जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वर्क डन आएगा जीरो। ऐसे ही वर्क डन बाय mg अगर बोला गया तो वो भी कितना आएगा? जीरो, क्योंकि mg इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F, तो ये तो हमें पता है Fs हो जाएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये कितना हो जाएगा? माइनस Fs, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस पर नेट वर्क डन पूछा गया तो आप कितना लिखेंगे? Fs माइनस Fs। और अगर बोला गया कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो हमें पता है कि इस पे नेट वर्क डन होना चाहिए जीरो, और वो तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाए, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस पे नेट फोर्स भी जीरो है, देख पा रहे हैं, क्योंकि F इक्वल टू F आ गया, नेट फोर्स भी जीरो हो गया, नेट वर्क डन भी इसका जीरो हो गया। क्लियर है बात? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम ध्यान रख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में है तो नेट वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्क डन और जीरो कब हो सकता है। एक तो आपने देख लिया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होता है। दूसरा आपने देख लिया कि जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो होता है। अब तीसरा ये, भाई आपने वर्क डन में तीन कंपोनेंट्स लिए, एफ एस कॉस थीटा, तो आपने थीटा के लिए बता दिया कि अगर थीटा 90 है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। आपने एफ के लिए बता दिया कि एफ नेट अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट वाली बात होती है। अब तीसरी बात बचती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो ये पॉइंट हम लिखने वाले हैं यहाँ पे कि अगर if the displacement of a particle is zero, तब भी वर्क डन जीरो होगा, whatever be the force, whatever be the force, फोर्स आप कितना भी लगा लो, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो ही कहलाएगा। क्लियर है बात? तो जैसे एक वॉल पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं, एक दीवार है यहाँ पे, इस दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार तो मूव नहीं होने वाली। जब दीवार मूव नहीं हो रही और आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, कितना भी लगा लो, जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है वर्क डन बाय एफ जीरो है। इस फोर्स का वर्क डन जीरो ही कहलाएगा जब तक कि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोला गया कि एक वेट लिफ्टर है, उसने वेट को ऊपर उठाया, ठीक है, तो वेट को जब ऊपर उठाया तब तो उसने वर्क किया, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वो यहां तक उसको ले आया।
लेकिन अब वो यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए है, ठीक है, वेट को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखा हुआ है उसने। होल्ड करके जब रखा है तो क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय दिस फोर्स जो इसने उसको ऊपर उठा रखा है वो है जीरो। वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज जीरो। होल्ड अप करने में, ऊपर होल्ड करने में वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा फोर्स। क्लियर है बात? ऐसा अपना पूरा सिस्टम रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। परपेंडिकुलर बात हमने की थी कि अगर थीटा 90 डिग्री है तब भी वर्क डन आपका जीरो रहता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ये कि भाई एक रेलवे स्टेशन पे कूली है, ठीक है, पोर्टर है। वो पोर्टर अगर सामान को हाथ में लेके, हाथ में उठा के चल रहा है, तो सामान को हाथ में उठा के अगर चल रहा है तो उठाने के लिए उसने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रखा है इस तरफ, तभी उसने उठा रखा है उसको। और वो चल रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। वर्क डन कितना होगा बाय पोर्टर? जीरो। वर्क डन बाय दिस एफ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आप पैसे किस बात के देते हैं उसे फिर? उसने तो वर्क कुछ किया ही नहीं, है ना? सोचेगा इस बात पे कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा फोर्स का वर्क डन जीरो है, और पोर्टर को पैसा किस बात का आप दे रहे हो, उसकी एनर्जी इसमें कहाँ यूज हुई, उसने कौन सा वर्क इसमें किया। इस बात पे सोचना, हम इसको अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया कि इस फोर्स का वर्क डन जीरो हो गया। दूसरा ये कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में लगातार है, तो हमें पता है इस पे एक फोर्स होना चाहिए। कौन सा फोर्स होना चाहिए? इस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए जो अंदर की तरफ लगता है। इस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो या इसकी वेलोसिटी अगर आप देखो तो हमेशा टेंजेंशियल रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द फोर्स रहती है। ये दोनों चीजें हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये बात ध्यान, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स in a circular motion in a circular motion is always equal to zero। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी हम इसे यूज करने वाले हैं कि एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स, या जिसको रेडियल फोर्स भी कहते हो, हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो ये इनके बीच में हर समय एंगल 90 रहने वाला है। चाहे आप यहाँ देख लेंगे तो फोर्स लगेगा ऐसा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा ऐसा। चाहे आप यहाँ देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ऐसा, फोर्स रहेगा ऐसा। दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। जब हमेशा एंगल 90 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहनी चाहिए ये बात आपको, ठीक है। हाँ, अगर इस पे, और हम तभी कहते हैं कि भाई इसका सेंट्रिपिटल फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो है, तभी हम कहते हैं कि ये स्पीड में चेंज नहीं कर पाता, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। स्पीड अगर चेंज करनी है तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी हमें चाहिए था, तो हमने बात करी भी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो अगर इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी होता तो वो फोर्स होता कुछ इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स। और इस फोर्स का वर्क डन जरूर होता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स दोनों पैरेलल हैं। इसका एक वर्क डन आपको मिल जाता और उस वर्क डन की वजह से स्पीड भी चेंज होती। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज देयर, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन जीरो। फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, पर नॉन जीरो है कुल मिला के। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन जीरो, बट सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम इधर से इधर तक इस तरीके से स्विंग कर रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसमें जो सॉरी जो टेंशन फोर्स होता है, इसमें जो टेंशन फोर्स है उसका वर्क डन भी हमेशा जीरो होता है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा टेंजेंशियल रहता है। तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यहां भी इसका वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन पेंडुलम
इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वर्क डन जो है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो आप कौन सी रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप वर्क कितना कर रहे हैं। ठीक है बात? तो सीधा सा हिसाब है, जिधर से आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे उसी के हिसाब से वर्क डन भी आप वेरी करोगे। जैसे वही अपना एग्जाम्पल, कार में दो दोस्त चल रहे हैं, एक तीसरा सड़क किनारे खड़ा है। तो दो दोस्त अगर एक दूसरे को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर वो अंदर कोई फोर्स का वर्कडन देखते हैं तो उनके लिए वर्कडन आएगा जीरो। जबकि बाहर खड़ा हुआ दोस्त देखेगा तो बोलेगा कि इनका डिस्प्लेसमेंट है, वर्कडन भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है सारी बातें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स की। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है सीधा सीधा एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? whose work done is independent of path followed। इसका मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आया जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये होगा सीधा सीधा। लेकिन अगर उसको दो पाथ से लेके आया गया, एक बार इस पाथ से लाए, एक बार इस पाथ से लाए और एक बार स्ट्रेट पाथ से लाए, ऐसे तीन पाथ अपन ने देखे, ए से बी तक आए, एक बार सी होके, एक बार डी होके, एक बार ई होके, ऐसे तीन पाथ यहाँ से आ गए। ठीक है, तो वर्क डन अगर देखा जाए ए सी बी का, या फिर वर्क डन ए डी बी का, या फिर वर्क डन ए ई बी का, मतलब इन तीनों पाथ पे अगर वर्क डन सेम मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ऐसा फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहलाता है ऐसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि अगर ऐसा नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? उनके लिए वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। उनके लिए हो जाएगा कि अगर वर्क डन ए सी बी का देखो, इस पाथ का इज नॉट इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए डी बी, अगर इस पाथ से आता, इज नॉट इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए ई बी अगर इस पाथ से आता। तो तीनों पाथ के लिए वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। ऐसे फोर्स को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिनके लिए वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। पाथ कोई भी लेके आओ, वर्क डन में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबके लिए वर्क डन सेम मिलेगा। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन जितने फोर्सेस पढ़ रहे हैं जनरली सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए, चाहे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा पाथ पे वो ट्रैवल करेगा जो कि फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा है, उतना ही ज्यादा उसमें लॉसेस आएंगे, उसमें ज्यादा उसमें एनर्जी लूज होगी। ये बात हम आगे करने वाले हैं एनर्जी के टाइम पे। पर अभी आप ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी पाथ से चलें वर्क डन सेम रहे। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जिस पे वर्क डन डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ से हम उस पे चल रहे हैं। ठीक है बात? जनरली सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा वो भी यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख देता हूं मैं से, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो फोर्स आएंगे वो भी
कंजर्वेटिव फोर्स ही आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। ठीक है, पक्की बात। चलिए, तो ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं। कुछ इस पॉइंट्स इसमें और भी हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम इस पर देखेंगे, देन पावर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।